नमस्कार दोस्तों, आज मैं हार्दिक बेनीवाल, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का छात्र, अपने दोस्त गौतम के साथ मिलके आप लोगों को केतन पारेख स्कैम के बारे में बताएंगे। हम आपको सरल भाषा में समझाएंगे कि ये केतन पारेख स्कैम कैसे हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 1992 में, उसके ठीक 9 साल बाद 2001 में केतन पारेख स्कैम आया। केतन पारेख एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और शुरुआत के दिनों में उन्होंने अपने फैमिली स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस संभाला था। उसके बाद उन्होंने एज अ ट्रेनी हर्षद मेहता की कंपनी ग्रो मोर में काम किया और जब 1992 में स्कैम सामने आया तब उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, पर वो पकड़े नहीं गए क्योंकि वो एज अ एम्प्लॉय वहां काम करते थे और उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं था कंपनी में। बट उसी साल में उन्होंने कैफिना म्यूचुअल फंड के घोटाले में पकड़े गए और 1 साल की सजा सुनाई गई। ये कुछ उनके शुरुआती दिनों की बात थी। अब बात करते हैं स्कैम के बारे में। केतन पारेख हर्षद मेहता की कंपनी की तरह स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते थे, यानी बुलिश इन नेचर थे, और वो ये करने के लिए पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल करते थे। पंप एंड डंप स्कीम एक फ्रॉड स्कीम है जिसमें स्कैम चलाने वाले ऑपरेटर्स पहले किसी कंपनी के शेयर्स बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं और फिर झूठी इंफॉर्मेशन फैलाकर इन्वेस्टर्स को उनके स्टॉक की तरह अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनके जाल में फंसकर इन शेयर्स को खरीदने लगते हैं, जिससे उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है और फिर प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तेजी से बढ़ते हुए प्राइसेस को देख के और भी इन्वेस्टर्स शेयर्स को बाय करने लग जाते हैं, जिससे शेयर्स की प्राइस और बढ़ जाते हैं, यानी पंप हो जाते हैं। और जब शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऑपरेटर्स उन शेयर्स को डंप कर देते हैं, यानी बेच देते हैं। जैसे ही ऑपरेटर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं, उन कंपनीज के न्यूज़ आनी कम हो जाती है और फिर पता चलता है कि वो सारी बातें झूठी थी, जिससे उन स्टॉक्स की प्राइस इतने गिर जाते हैं कि अपने पुराने लेवल से भी नीचे आ जाते हैं। इसी को पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं। यही स्कीम हर्षद मेहता ने भी यूज़ की थी। मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए केतन पारेख को सिर्फ 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत थी। पहला, स्टॉक्स। वो ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करते थे जिन्हें मैनिपुलेट करना बहुत ही ईजी हो। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें वो उन सेलेक्टेड स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सके। और तीसरा, बहुत सारा पैसा, जिससे कि उन स्टॉक के शेयर प्राइसेस को वो तेज़ी से ऊपर ले जा सके। स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए वो उनमें 4 क्वालिटीज़ देखा करते थे। पहला, स्मॉल कंपनीज़। वो सिर्फ छोटी कंपनीज़ को ही टारगेट करते थे क्योंकि या 1995 टू 96 में उन्होंने सेम प्राइस रिगिंग टेक्निक्स यूज़ करके बड़ी कंपनियों की शेयर प्राइस बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसमें वो असफल रहे। इसमें आईटीसी भी शामिल थी। दूसरा, वॉल्यूम। वो देखते थे कि जिन स्टॉक्स की वॉल्यूम कम है उनकी प्राइस और वॉल्यूम दोनों के साथ छेड़छाड़ करना आसान है। तीसरा, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स। वो उन कंपनीज को सिलेक्ट करते थे जिनकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स थोड़ी अच्छी हो और जिनकी फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक हो, ना कि बहुत अच्छी ना ही बहुत ख़राब। चौथा, लेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो उन कंपनीज को सिलेक्ट करते थे जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम हो, ताकि वो उनका 10 to 20% स्टेक खरीद सके। तो इन 4 क्वालिटीज़ की मदद से वो फिल्टर आउट करते थे अपनी स्टॉक्स को। अब 1997 में .com बूम आया। उस टाइम इंटरनेट बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो उनसे जुड़ी हुई कंपनीज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन सेक्टर में मौजूद थी, उनमें इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा विश्वास था कि ये कंपनीज आगे जाके बहुत बड़ी बनेंगी और मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगी। जिसे समझकर केतन पारेख को किस सेक्टर में रिगिंग करना है ये पता चल गया, और ऐसी नामी कंपनीज जिनमें कोई शक भी ना कर सके, उन कंपनीज को चुना केतन पारेख ने। इस तरह से उन्होंने 10 स्टॉक्स चुने जिन्हें K10 स्टॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें शामिल थे HFCL, GTL, एफटेक, पेंटामीडिया ग्राफिक्स, सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज, जी, SSI, DSQ सॉफ्टवेयर, क्रेस्ट कम्युनिकेशन और अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन। केतन पारेख ने पेंटामीडिया ग्राफिक्स की शेयर प्राइस 175 रुपये से 2700 तक पहुंचा दी थी। GTL की प्राइस 85 से 3100 रुपीज़ तक, HFCL की प्राइस 42 से 2200 तक और जी की प्राइस 750 से 11,000 तक पहुंचा दी थी। ये स्टॉक्स कभी नीचे आते ही नहीं थे। इन सारे स्टॉक्स ने कम से कम 300
का रिटर्न दिया, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। कुछ ही समय में इतना पैसा कमाना मुमकिन है स्टॉक मार्केट से, ये देखकर और भी रिटेल इन्वेस्टर्स जुड़ते गए और अपना पैसा निवेश करते गए। अब स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने चुना कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि हर्षद मेहता स्कैम के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर दिए गए थे, लेकिन कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज अभी भी अपने पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस से ही वर्क करता था। तो स्टॉक सिलेक्शन हो गया, एक्सचेंज सिलेक्शन हो गया, अब इन्हें चाहिए था ढेर सारा पैसा जिससे वो प्राइस रिग कर सके। हर्षद मेहता के समय में मार्केट कैप कम थी, ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी और मार्केट रिग करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता था, लेकिन केतन पारेख को जरूरत थी बहुत सारे पैसे की। अब ये स्टॉक मार्केट का बेसिक सा नियम है कि स्टॉक प्राइसेस दो चीजों पर डिपेंड करेंगे, पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। अब डिमांड बढ़ाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, जिसका जुगाड़ उन्होंने इन सोर्सेस से किया। पहला सोर्स था उनका खुद का पैसा, जो वो हिसाब से ही लगा सकते थे, जो कि मार्केट कैप का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। उनका दूसरा सोर्स थे उनके प्रमोटर्स। जब भी प्रमोटर्स को अपना कुछ स्टेक बेचना होता था तो केतन पारेख को कांटेक्ट करते थे और उन्हें पैसे देते थे कमीशन और लोन के तौर पे शेयर प्राइस ऊपर ले जाने के लिए, जिससे कि प्रमोटर्स को अपना स्टेक के बदले ज्यादा पैसा मिले, या फिर इन बड़े हुए शेयर्स को गिरवी रखकर ज्यादा से ज्यादा लोन। हर्षद मेहता रिटेल इन्वेस्टर्स की मदद से शेयर प्राइस मैनिपुलेट करते थे, लेकिन केतन पारेख का फैमिली बिजनेस था इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का, तो इनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ अच्छी जान पहचान थी और इन इन्वेस्टर्स के पास था बहुत सारा पैसा, जो कि मेन रीजन था इनको टारगेट करने का। इनकी जान पहचान इतनी अच्छी थी कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनके एक इशारे में स्टॉक्स बाय कर लेते थे, बाकियों को ये शेयर्स खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस कर देते थे। इन्हीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक प्रकार होता है म्यूचुअल फंड, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स का थोड़ा थोड़ा पैसा लेके उसे पूल करते हैं और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने सर्कुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज किया। सर्कुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में स्टॉक्स का वॉल्यूम आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है। किसी दिन या दिन के किसी स्पेसिफिक टाइम तक कंपनी के कितने शेयर ट्रेड हुए हैं उसे उस स्टॉक का वॉल्यूम कहते हैं। जैसे जैसे नए ट्रेड्स होते हैं वैसे वैसे स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स अपनी ही बीच ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि पहला ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को शेयर बेचता है, दूसरा तीसरे को, और तीसरा ऑपरेटर फिर पहले ऑपरेटर को। इसी तरह सर्कल में ट्रेडिंग होती है और शेयर्स उन्हीं ऑपरेटर के बीच रोटेट होते हैं, जिससे स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है। इसके लिए ऑपरेटर्स पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितने शेयर ट्रेड करने हैं, कितने प्राइस पे ट्रेड करने हैं और कब तक ट्रेड करने हैं। उसके बाद शेयर्स को खरीदने वाला ऑपरेटर और बीच वाला ऑपरेटर, बेचने वाला ऑपरेटर एक साथ उतने नंबर ऑफ शेयर्स सेम प्राइस और सेम टाइम पर एग्जैक्टली मैचिंग ऑर्डर एंटर करते हैं, जिससे कि शेयर्स उन्हीं के बीच ट्रेड होते हैं और शेयर्स का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। इसके लिए वो ब्रोकर्स को अच्छी खासी कमीशन भी देते हैं और ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। K10 स्टॉक्स हमेशा टॉप 5 ट्रेडिंग स्टॉक्स में आते थे ले सके। इनकी आखिरी सोच थी बैंक्स, जिसकी मदद हर्षद मेहता ने भी ली थी लोन्स और रेडी फॉरवर्ड डील यूज़ करके स्कैम करने के लिए। केतन पारेख भी बैंक्स की मदद दो तरीके से लेते थे। एक तरीका था लोन और दूसरा पे ऑर्डर्स। पे ऑर्डर्स में एक बैंक दूसरे बैंक को आदेश देता है किसी भी थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए। वो मेनली दो बैंक्स के थ्रू ये करते थे, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। केतन पारेख बैंक से लोन लेते थे अपना शेयर्स गिरवी रखकर, और जब शेयर प्राइस बढ़ जाती थी तब बैंक्स भी निश्चिंत रहते थे, क्योंकि उनके पास लोन के मुकाबले कई ज़्यादा वैल्यू के शेयर्स रहते थे। इसी तरह वो बार बार लोन लेते रहते और साथ ही उन्होंने इन बैंक्स में कुछ स्टेक्स एक्वायर कर लिए थे अपने नाम पर, ताकि वो अनसिक्योर्ड लोन्स ले सकें। अनसिक्योर्ड लोन्स का ये फ़ायदा है कि उन्हें अपने शेयर्स बिना गिरवी रखे या बिना कोलाटरल दिए वो अब बैंक से लोन ले सकते थे। इन तरीक़ों से वो बैंक्स को इन्फ्लुएंस करते और कभी कभी तो वो लोन उठा लेते बिना शेयर्स प्लेज किए। उस समय स्टॉक ब्रोकर्स को बैंक्स 15 करोड़ तक के ही लोन सैंक्शन करते थे, लेकिन
केतन पारेख इन दो बैंक से इससे कई ज़्यादा रुपए लोन के तौर पर लेता था और जब ये स्कैम बाहर आया तो केतन पारेख को लगभग 200 करोड़ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के चुकाने थे और करीबन 900 करोड़ माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक की उधारी थी। दोनों ही बैंक्स इस स्कैम के बाद कंगाल हो गए और डूबने की कगार पे आ गए थे। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने एक्वायर कर लिया और माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक तो बर्बाद ही हो गया था, क्योंकि इनकी जितनी एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई थी उतनी ही इनके डिपॉजिट्स भी थे, जिसके कारण बैंक की नेटवर्थ नेगेटिव में आ गई थी। फिर आरबीआई ने इनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। इन तरीकों से वो पैसे लाते थे और स्टॉक मार्केट में लगाते थे, लेकिन फिर ईयर 2001 में .com बबल बर्स्ट हो गया और फॉरेन की सारी इंटरनेट कंपनीज को इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू कर दिया। इसी का इम्पैक्ट इंडियन इक्विटी मार्केट में भी आया और लोगों ने शेयर्स डंप करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इंडियन इंटरनेट कंपनीज का भी दाम बहुत ही बुरे तरीके से गिरने लगा। केतन पारेख इस क्रैश से परेशान होने लगा और फिर स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने बैंक्स को अप्रोच करना शुरू किया पैसों के लिए, लेकिन इस बार बैंक्स ने साफ मना कर दिया क्योंकि उनके जो प्लेस शेयर्स थे उनकी वैल्यू पहले से बहुत कम हो गई थी। इसलिए बैंक्स और शेयर्स डिमांड कर रहे थे लोन अप्रूव करने के लिए। अब कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में भी ब्रोकर्स ने अपने सौदे काटने लगे क्योंकि उनके पास सेटलमेंट करने तक के भी पैसे नहीं बचे थे और ये हालत हो गई थी कि कलकत्ता एक्सचेंज में पेमेंट क्राइसिस हो गए, जिससे एक्सचेंज को लगभग 100 करोड़ का नुकसान सहना पड़ा और साथ ही इन्वेस्टर्स को भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस झेलने पड़े। और क्योंकि केतन पारेख का सारा नेटवर्क कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में ही काम करता था, इसकी वजह से मार्केट और भी नीचे जाने लगा। का भांडा तब फूटा जब बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई में केस फाइल किया केतन पारेख के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से 137 करोड़ के पे ऑर्डर्स दिखाकर उनसे पैसे लिए थे, जिसे इशू किया था माधवपुरा मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने। लेकिन ये डिसऑनर हो गया था क्योंकि माधवपुरा मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक तो कब का डूब चुका था। फिर बैंक ऑफ इंडिया केतन पारेख के बैंक अकाउंट से पैसे वापस लेने का सोचता, लेकिन केतन पारेख ने अपने ही सारे फेक कंपनीज में इस तरह पैसा घुमा दिया कि पता ही नहीं लग पाया कि इनके पैसे कहाँ हैं। इन सब के बाद उन्होंने सिर्फ 7 करोड़ रुपए ही वापस किए बैंक ऑफ इंडिया को, जिसके बाद 130 करोड़ रुपए की फ्रॉड के आरोप में बैंक ऑफ इंडिया ने एफआईआर फाइल की, जिसके बाद केतन पारेख को पकड़ा गया। फिर ये केस चलता रहा और 2018 में इसका सोल्यूशन निकला कि केतन पारेख ने 3 कंपनी केतन पारेख क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड, पैंथर फिनकोर और पैंथर इन्वेस्ट ट्रेड के एफडीज को मिलाकर लगभग 139 करोड़ बनते हैं, जो बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। जबकि आपको जान के हैरानी होगी कि यह रकम बैंक ऑफ इंडिया ने 18.5% इंटरेस्ट पे दी थी, तो कुल मिलाकर 1800 करोड़ देना बनता था केतन पारेख को। लेकिन फिर भी मामला 139 करोड़ में ही सेटल कर दिया गया। अब जैसे ही ये कांड सामने आया, मार्केट क्रैश कर गई और इन्वेस्टर्स को बहुत मोटा नुकसान हुआ। इस सब के चलते कई रिटेल इन्वेस्टर्स ने सुसाइड तक कर लिया और कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बैंक करप्ट हो चुके थे। अब इन सब के बाद कुछ ठोस कदम उठाए गए इन स्कैम्स को रोकने के लिए। केतन पारेख और उनकी सारी एंटिटीज को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया 2007 तक। लेकिन 2009 में यह पता चला कि वो अब भी एक्टिव है मार्केट में अपने अलग अलग कंपनीज के थ्रू, जिसके बाद उन्हें जेल भी हुई। कोऑपरेटिव बैंक्स को बैन कर दिया गया ब्रोकर्स को पैसा लेंड करने से, और आरबीआई ने साल में 2 बार इन बैंक को ऑडिट करना भी शुरू कर दिया। ट्रेडिंग साइकिल को 1 दिन का कर दिया। स्टॉक्स प्लेज अब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होने लगे। बदला सिस्टम को बैन कर दिया गया, जिसके कारण अब शॉर्ट पोजीशन को कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता था, और नेकेड शॉर्ट सेलिंग भी बैन कर दी गई। इसके बाद भी केतन पारेख पर कई केसेस चलते रहे और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।